देश के इस महापर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज किसी एक जाति या किसी धर्म का पर्व नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का पर्व है या यूँ कहे आप महापर्व है। लेकिन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बचपन से सेलिब्रेट करते होंगे। बहुतों को इसका रियल मीनिंग नहीं पता है कि हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। मैंने खुद आजमाया है, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है कि आप रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, तो उनका ज़्यादातर लोगों का जवाब ये आता है कि क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन क्या हुआ था, उसको उस दिन हम लोग इंप्लीमेंट किए थे, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, संविधान लागू होना अलग चीज़ है और गणतंत्र दिवस मनाना अलग चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों में कुछ रिलेशन भी है। ये पूर्णतः 100% सही जवाब आपका नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। कहीं आपको चीफ गेस्ट के रूप में भाषण वाषण देने के लिए बुलाया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, है ना। बहुत आप आराम से आधा घंटा भाषण दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं। ये शुरुआत करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यस और नो? आप अपने आप में बोलिए यस, है ना, है, बिल्कुल है ना। भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में गणतंत्र भी है, मतलब भारत में क्या है, डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, दोनों चीज़ है। अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो क्या ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है? तो बिल्कुल है। ब्रिटेन भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? तो नहीं है। समझ पा रहे बात? मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र गणतंत्र दोनों है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप बोलते हैं कि संविधान आज लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि ब्रिटेन का भी तो संविधान कभी लागू हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी तो कभी लागू हुआ होगा, न्यूजीलैंड का संविधान भी तो कभी लागू हुआ होगा, लेकिन वो तो गणतंत्र दिवस नहीं मनाते, वो तो रिपब्लिक डे नहीं मनाते, क्योंकि वो गणतंत्र है ना, कंट्री नहीं है। इसका मतलब संविधान लागू होना अलग चीज है और गणतंत्र दिवस मनाना अलग चीज होगा, कुछ तो होगा अंतर, है ना। वही अंतर को समझना, ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग समझते हैं 26 जनवरी का क्या महत्व है और गणतंत्र क्यों हम लोग बोलते हैं अपने आप को। ये सारा चीज को हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहला चीज आपको तो ये समझना है, 15 अगस्त 1947, ये डेट से आप वाकिफ है, भारत की आज़ादी, ठीक है, ओके। एक डेट होता है 26 नवंबर 1949, क्लियर। 26 नवंबर 1949 को आजकल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 2015 से संविधान दिवस मनाना हम लोग क्या किए, शुरू किए, ठीक है। एक डेट है 26 जैन 1950 और यही आज हम लोग को समझना है। लेकिन ये समझने से पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए 15 अगस्त क्या है, इंडिपेंडेंस डे, है ना। इस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। 26 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे। ऐसे हालांकि 49 से हम लोग संविधान दिवस नहीं मना रहे। संविधान दिवस की घोषणा 2000 मतलब यह फर्स्ट संविधान दिवस हम लोग जो मनाए थे वो 2015 में मना। तो 2015 से हम लोग हर वर्ष क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। मोटा मोटी आप इसको ये समझिएगा कि 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, मतलब 100% बनकर तैयार हो गया था। तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो हम लोग लागू इसको पहले 26 जनवरी को क्यों किए? पहला सवाल तो ये बनता है। और 26 जनवरी को दो घटना आप देखते हैं, एक तो संविधान का लागू होना और अपने आप को गणतंत्र घोषित करना। तो इस दोनों का क्या मतलब है, गणतंत्र रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, इसको आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते। तो पहला चीज आप समझिएगा कि 15 अगस्त को जो भारत को आज़ादी मिला था, आज़ादी किस एक्ट के तहत मिला था? क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेश था, मतलब कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था? तो ब्रिटेन का। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब एक देश जो है वो किसी देश के ऊपर उसका लेजिस्लेटिव, उसका एग्जीक्यूटिव, उसका जुडिशरी दूसरे देश के कंट्रोल में हो, तो उसको उस देश का कॉलोनी बोलते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन हमारे देश पे क्या किया था, कब्जा किया था, तो हमारा विधायी का हमारा कानून क्या होगा, हमको कानून कैसे लागू करना है, हमारा न्याय व्यवस्था क्या होगा, ये हम तय नहीं करते थे, ये ब्रिटेन वाला क्या करता था, तय करता था। तो हम लोग ब्रिटेन के क्या हो गए, कॉलोनी हो गए। तो 1947 15 अगस्त से पहले हम लोग क्या थे, ब्रिटेन के कॉलोनी थे। लेकिन 15 अगस्त को हम लोग को आज़ादी मिला, और 15 अगस्त को आज़ादी हम लोग को किस एक्ट के तहत मिला, तो आप समझिएगा 15 अगस्त को जो आज़ादी हम लोग को मिला है वो एक एक्ट पारित हुआ था ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। और वो एक्ट का नाम क्या था, तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भारत को आज़ादी किस एक्ट के तहत मिली है, तो याद रखिएगा उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। याद रखिएगा इस एक्ट के तहत हम लोग को क्या मिल रहा है, आज़ादी। लेकिन इस एक्ट में जो आज़ादी हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को मिला क्या, तो समझिएगा इस एक्ट में क्या बोला गया। इस एक्ट में बोला गया कि ये जो देश है, ये जो कंट्री है, इसको 2 डोमिनियन में बांटा जाएगा। याद रखिएगा 1947 15 अगस्त को हम लोग को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला, मतलब पूर्णता आज़ादी हम लोग को नहीं मिला है। अभी मैं डोमिनियन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 2 डोमिनियन कौन कौन सा, एक तो इंडिया या इसी को बोलते क्या, भारत, और एक पाकिस्तान। कौन, पाकिस्तान। तो 2 डोमिनियन हम बनाएंगे, क्लियर है। किस दिन है ना, इंडिपेंडेंस डे, सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा, 2 डोमिनियन स्टेटस बनेगा। मैंने बताया 15 अगस्त। अच्छा एक चीज और फैक्ट आप जान लीजिए, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट से बना। और आपको पता है कि कोई भी कानून जैसे बनता है, हमारी अभी जो कानून बनता है वर्तमान में, दोनों हाउस से पास होकर कहाँ पे जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। वैसे ये एक्ट बना कब था, मतलब ब्रिटिश का जो 2 हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, इस दोनों हाउस से जब पास हुआ तो वहां के किंग के पास गया। उस समय किंग थे, किंग नाम था उनका जॉर्ज, किंग जॉर्ज। जब हम लोग को आज़ादी मिला था तो किंग जॉर्ज, उसके बाद फिर एलिजाबेथ आ गई थी, एलिजाबेथ सेकंड जो आई थी। तो किंग जॉर्ज थे उस समय, राजा कौन थे, जॉर्ज। जॉर्ज का हस्ताक्षर कब हुआ था इस पर, तो उन्होंने हस्ताक्षर किया था 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947। याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पर हस्ताक्षर हो गया, मतलब एक्ट बन चुका था 18 जुलाई को। और इसमें लिखा हुआ था कि 15 अगस्त को ये एक्ट क्या होगा, लागू होगा। समझ पा रहे बात, लागू होने का मतलब आज़ादी मिलेगा। और आज़ादी किसको मिलेगा, तो 2 कंट्री को मिलेगा, है ना। तो किसको किसको, भारत और पाकिस्तान को। यहां क्लियर। डोमिनियन का क्या मतलब होता है ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं, आप बने रहिए वीडियो में, आपको ये समझ में आएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में और बहुत कुछ था, है ना। जैसे इसमें ये भी था, ये एक तो आज़ादी हम लोग को मिला, दूसरा ये भी प्रावधान किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, जो संविधान सभा होगा, क्योंकि संविधान सभा जो है वो 1946 में बन चुका था, 1946 में। आप पढ़े होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, मतलब 1946 में, मतलब आज़ादी से पहले हमारा संविधान सभा का गठन हो चुका था। और याद रखिएगा उसमें भी बताया गया था कि जो संविधान सभा हमारा बना है उसके पास वो सारा अधिकार होगा, वो जैसे चाहे अपना संविधान बना सकता है, उसको जो इच्छा वो कर सकता है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से काम करेगा। उसके अलावा देश का तब तक कानून कौन बनाएगा, क्योंकि संसद तो अभी हमारा बना नहीं है, तो देश का कानून भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, संविधान सभा बनाएगा। वो भी इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था। अच्छा, इस एक्ट में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको एक बड़ा अधिकार दिया था। इसके अलावा एक आपको याद रखना ये कि गवर्नर जनरल का पद रखा रहा। मतलब क्या है, देखिए 1947 से पहले, 1947 से पहले मतलब 15 अगस्त का मैं बात करूं, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या होता था, वाइसरॉय प्लस गवर्नर जनरल 2 पद होता था, और दोनों पद एक ही व्यक्ति को मिलता था। एक ही व्यक्ति वाइसरॉय होते थे और गवर्नर जनरल होते थे। अब समझिएगा 15 अगस्त 1947 इस एक्ट के लागू होने से यह वाइसरॉय का पद खत्म हो गया और गवर्नर जनरल का पद रहा, और बोला गया कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत का कैबिनेट, समझिएगा भारत के कैबिनेट की सलाह पर
भारत के कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटेन के क्राउन करेगा, ब्रिटेन का क्राउन करेगा, मतलब ब्रिटेन का राजा। अब समझिएगा बात, भारत अभी भी ब्रिटेन के कहीं ना कहीं अधीन है, क्योंकि भारत आजाद नहीं और डोमिनियन मिला है भारत को। इसलिए बोला गया कि भारत जो होगा, ये कैबिनेट जो होगा, भारत कैबिनेट इंडिया का रहेगा, मतलब भारत का जो मंत्रिमंडल रहेगा वो सलाह देगा किसको? ब्रिटिश के राजा को। ब्रिटेन के राजा को सलाह दिया, उस समय राजा कौन थे? जॉर्ज को सलाह दिया कि फलाना व्यक्ति को आप गवर्नर जनरल नियुक्त कर दीजिए। तो वहां पे उसके ब्रिटेन के राजा के पास कोई ताकत नहीं होगा, बस वो नाम मात्र का भारत का प्रमुख रहेगा। हेड ऑफ द स्टेट भारत का कौन रहेगा? वो रहेगा। क्लियर? अब यहां से कहानी शुरू होता है। कहानी क्या शुरू होता है? थोड़ा सा अब हम लोग पीछे चलते हैं और 26 का महत्व, और फिर मैं इससे कनेक्ट करता हूं आपको, है ना। 26 जनवरी का महत्व क्यों है समझिएगा। 1929 में, 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। आपको पता है कि कांग्रेस जब बना था हर वर्ष उसका क्या होता था? एक सत्र होता था, सेशन होता था। और वो सेशन हुआ था कहां पर? वो सेशन हुआ था लाहौर में। कहां पे हुआ था? लाहौर में। और लाहौर सेशन का अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, यहां पे लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया था। वो तारीख था 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929। और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर को क्या भाषण दिया था ये हम लोग समझते हैं। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, आप इतिहास अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत या पढ़िएगा, तो आप वहां पे पढ़िएगा कि 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। और नेहरू रिपोर्ट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बात किया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। आपको पता है कि साइमन कमीशन का हम लोग विरोध किए थे, और जब साइमन कमीशन का विरोध किए थे, उसी के विरोध करने में अंग्रेज हम लोग को चैलेंज किया था कि तुम लोग में अगर उतना ताकत है, एकता है, तुम एक संविधान बनाकर दिखाओ। तो हमने एक क्या किया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बहुत सारा चीज पे हम लोग सहमति एक सहमत हुए, और वहां पे एक रिपोर्ट तैयार की जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर इसलिए नेहरू रिपोर्ट इसको बोला जाता है। मोतीलाल नेहरू और तमाम कांग्रेसी और भी जितने दल थे, सारे लोग सहमत हुए कि चलो ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होगा? मिलना चाहिए। अब यहां पे समझ लीजिएगा डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है। भारतीय जो थे वो 1928 तक डोमिनियन स्टेटस से ही खुश थे। हम लोग को माना था चलो डोमिनियन स्टेटस मिल जाए वही बहुत है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता समझिएगा, जो भी कंट्री रहेगा, जैसे मान लीजिए इंडिया है, हम लोग क्या बोले कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि मेरा आर्थिक नीति, मेरा फॉरेन पॉलिसी सारा हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाएगा। मतलब सारा चीज इंडियन ही बनाएगा। मेरा लेजिस्लेटिव कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, जुडिशरी कैसा होगा, सब मेरा ही होगा, अंग्रेज का कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन हम अंग्रेज के अधीन रहेंगे, मतलब हम ब्रिटेन के अधीन रहेंगे। मतलब हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, अच्छा मैं बार बार हेड ऑफ द स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको स्टेट भी समझा देता हूं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब या बिहार यूपी मत समझिएगा, यहां पे स्टेट का मतलब मैं कंट्री का बात कर रहा हूं। वो क्या होता है मैं समझा दूंगा, पहले ये समझ लीजिए क्या बोला गया कि ब्रिटेन का जो क्राउन होगा उसी के अधीन हम लोग क्या होंगे, रहेंगे, नाम मात्र का। जैसे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि स्वतंत्र देश है, एकदम आराम से, है ना। वो अपना नीति खुद बनाता है, अपना सारा पॉलिसी खुद बनाता है, कैसे लागू करना वो खुद, उसका जुडिशियल सिस्टम खुद है, लेकिन वो क्राउन के अधीन है। अभी भी वो ब्रिटेन के क्या है, अधीन है। कनाडा ब्रिटेन के अधीन है, न्यूजीलैंड ब्रिटेन के अधीन है। तो ये सब कंट्री जो अभी भी ब्रिटेन के क्या है, अधीन है। मतलब वहां का हेड ऑफ द स्टेट, ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ब्रिटेन का, है ना, क्राउन। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन का क्राउन के पास ताकत नहीं है, बस वो नाम मात्र कागज में। जैसे बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि घर के जो सबसे बूढ़े सदस्य हो जाते हैं वो घर के मालिक होते हैं, लेकिन नाम मात्र के होते हैं। वो संस्कारहीन लोग जो होते हैं, आप देखेंगे ऐसे बहुत सारा घर ऐसा है जहाँ पे उसका बेटा है या फिर बहू है या फिर उसके फैमिली मेंबर है जो यंग है, यूथ है, वो लोग अपना दबदबा चलाते हैं, लेकिन नाम मात्र का बाहर में लोग को दिखाते मेरे गार्जियन कौन है, मेरे पिताजी का भले हो सकता है बात नहीं सुनता होगा, वो अलग बात है, लेकिन नाम मात्र का कौन है। तो वही सेम चीज़ है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री वो कौन होगा, ब्रिटेन का राजा या रानी, लेकिन सारा व्यवस्था हम चलाएंगे। तो हम लोग को लगता था कि नहीं 1928 में कि डोमिनियन स्टेटस अगर ब्रिटेन देते वही बहुत होगा इंडियन के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कुछ अलग सोच रहे थे।
सुभाष चंद्र बोस कुछ अलग सोच रहे थे। ये लोग समाजवादी लोग थे, युवा खून था। जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना था कि नहीं, हम लोग को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और 31 दिसंबर के भाषण में उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं। हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का नारा पहली बार किसने लगाया था, तो जवाहरलाल नेहरू। किस सेशन में, 1929 का लाहौर सेशन में, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर को ही रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, शान बान एकदम, काफी एकदम शान बान से हम लोग 31 दिसंबर 1929 को हम लोग झंडा फहराए, पूर्ण स्वराज का नारा दिए कि अंग्रेज वापस जाओ, भारत छोड़ो, तुम्हारा क्वीन से हमको कोई लेना देना नहीं, हम क्यों क्वीन के अधीन रहेंगे, या हम क्यों किंग के अधीन रहेंगे, हम कोई क्राउन वाउन के अधीन नहीं रहेंगे, भारत एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। तो इसका हम लोग नारा लगाना यहाँ पे क्या किए, शुरू किए। और इसी तारीख को डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 26 जैन 1930, हम लोग का मानना था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, मतलब 26 जनवरी तक हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। और 26 जनवरी तक हम लोग स्वतंत्र होकर 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो क्या आप बताइए, 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्र हो गए? तो नहीं। 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्र तो नहीं हुए, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पहला इंडिपेंडेंस डे। ये वैसे ही है, देखिएगा, ये 26 जनवरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे से पहले अमेरिका ये चीज़ किया है। अमेरिका का अगर आप पढ़िएगा अमेरिका का इतिहास, तो अमेरिका में क्या था कि जैसे उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट, बहुत सारा राज्य जो है, मतलब बहुत सारा देश जो है, वो क्या है, अलग अलग बटा हुआ था, वो सब मिलके यूनाइट हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं, वो अमेरिका में यूनाइट हुआ, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइट हुआ, इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का आप अमेरिकन वाले जो अभी यूएसए हैं, वो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? आप पढ़िएगा 4 जुलाई को। आप याद रखिएगा, अमेरिका वाले, मैं थोड़ा सा एक बता दूं एक बात, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि उसको रियल में स्वतंत्रता सितंबर में मिला था, लेकिन वो जुलाई में क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा क्या हुआ था, 1775 से 83 तक अमेरिका में एक युद्ध चला था। 1775 से 1783 तक एक युद्ध चला था, जिसमें बहुत सारे प्रांत लोग अंग्रेज से आज़ादी लेने के लिए आंदोलन किए थे, अब बहुत भयानक क्रांति हुआ था। तो अब समझिए होता क्या है, 13 स्टेट ऐसे थे, 13 देश आप बोल सकते हो उस समय के हिसाब से, 13 देश ऐसे थे, वो लोग ने 4 जुलाई 1976 को घोषणा कर दिया कि हम क्या हो गए, इससे आज़ाद हो गए, है ना। तो याद रखिएगा 4 जुलाई, सॉरी 19 नहीं, मैंने 19 बोल दिया गलती से, 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, 4 जुलाई 1776 को यह घोषणा कर दिया गया कि हम ब्रिटेन से क्या हो गए, आज़ाद हो गए। 13 प्रांतों ने यह घोषणा कर दिया, लेकिन रियल में आज़ादी उनको मिला कब? तो आप पढ़िएगा इतिहास में, एक पेरिस समझौता हुआ था, वो हुआ था 1783 में, फ्रांस की मध्यस्थता में। फ्रांस, पेरिस कहाँ पड़ता? फ्रांस में। फ्रांस था, ब्रिटेन वाला था और यूएसए वाला था, और सितंबर 1783 में ये समझौता हुआ कि सितंबर 1783 से ब्रिटेन ने क्या किया, जहां हम तुमको पूर्णता क्या करते हैं, आज़ाद करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए, यूएसए वाले लोग के लिए 4 जुलाई ही क्या है, आज़ादी का दिन है। 4 जुलाई को आज़ाद नहीं हुआ था, आप समझ सकते, 1776 का मैं कहानी बोल रहा हूं। इसके बाद भी 83 तक युद्ध चलते रहा, लेकिन ये लोग मान लिए कि नहीं, 4 जुलाई हम लोग क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। उसी तरह हम लोग भी अभी क्या है, आज़ाद नहीं हुए, लेकिन 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट था। और 26 जनवरी 1930 को हमने घोषणा कर दिया कि भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अंग्रेज बेचारे परेशान रहते थे, अंग्रेज बोले कि ये तो बेईमानी है, ये तो गलत बात है, हम तो तुमको आज़ादी दिए नहीं, तुम आज़ादी कैसे मना रहा है, तो बेईमानी है। हम लोग बोले वो सब हमको समझ नहीं आता है, हम तो आज़ादी मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से हर साल हम लोग क्या करने लगे, 1947 तक आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। इसलिए याद रखिएगा, पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाए हम लोग, 26 जैन 1930। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस दिन हम लोग एकदम झंडा उंडा फहराते थे, बूंदिया खाते थे, जलेबी खाते थे, है ना, पूरा एकदम इंजॉय करते थे। ये दिन चुनने का महत्व, एक कारण ये भी था
कि हमारे नेता ये भी सोचे थे कि ये लोगों में एक ऊर्जा भरेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा। जब 26 जनवरी हम फील करेंगे कि आज हम लोग का आज़ादी का दिन, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे ब्रिटेन के खिलाफ। क्योंकि आज हम फील कर रहे हैं कि एकदम फ्रीडम हमको मिला है, कोई हमारे पे हमको कब्जा करके हमारे पे नहीं रखा है, हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र है। और जब आप ये चीज़ फील कीजिएगा, आज ही आप देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन लोगों का देशभक्ति जगता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते होंगे, 15 अगस्त का गाना 2-3 सुन लिया है, मेरे वतन के लोगों, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये सब गाना अगर सुन लिए है ना, संदेश से आते हैं तो एकदम क्रांतिकारी भगत सिंह उबाल मारता अंदर से, पूरा एकदम है ना जोश में आ जाते, उड़ा दो पाकिस्तान को, उड़ा दो चाइना को, उड़ा दो, एकदम पागल हो जाते हैं। बस 15 अगस्त या 26 जनवरी, जैसे 16 अगस्त आता है या जैसे 27 जनवरी आएगा, फिर से देश को गंदा करना शुरू कर दिए। अंडर टेबल पैसा ले रहे, घूस कमा रहे हैं, मतलब देश में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर जहाँ जा रहे, जहाँ बैठे वहीं पे गंदा कर दे रहे, फिर सारा देशभक्ति क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आज तो हम लोग स्वतंत्र देश में हैं, तब भी हमको अच्छा लगता है इस दिन, है ना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आप समझिए, जब वाकई में हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, और तब आज़ादी का जश्न मनाना कितना मोटिवेट करेगा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोग इतना मोटिवेट करता था कि आज हम लोग वो फील करते थे कि यही दिन, आज जैसे हम लोग फील कर रहे हैं, यही 365 दिन मिल जाए, 24/7 हम लोग को मिल जाए, तो कितना मजा आएगा। इतने मोटिवेट ये लोग हो जाते थे, युवा लोग जितने थे, क्रांतिकारी लोग, जहां गोरे देखे अंग्रेज उठा के पटक दिए, और साइमन गो बैक उसका नारा लगा दिया। साइमन इतना प्रसिद्ध नारा हुआ था इतिहास में कि कोई भी अंग्रेज मिलता उसको बोलते साइमन गो बैक। वो बोल रहे नहीं मेरा नाम एडम है, बोले नहीं एडम नहीं, साइमन गो बैक, है ना, साइमन वापस जाओ। तो आप समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट था हमारे लिए, 26 जनवरी 1930। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1947 को जब हम लोग को आज़ादी मिला, तो आज़ादी पूर्ण जो हम लोग मांग कर रहे थे, तो लाहौर से पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को डोमिनियन का स्टेटस दिया गया। अब 15 अगस्त को लोग जानबूझ के चूज किया, अंग्रेज ये दिखाना चाहता था। देखिएगा, हम लोग का कहना था कि हम लोग 26 जनवरी को आज़ादी का दिन बनाए, हम लोग रिक्वेस्ट किया अंग्रेज से कि हे अंग्रेज, तुम जा ही रहा है तो जाते जाते 26 जनवरी को आज़ादी दे दो। अंग्रेज बोला ना, तुम्हारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा, मेरे लिए ऐतिहासिक दिन थोड़ी है, मेरे लिए तो ब्लैक डे है। इस दिन तुम नाक में दम करके रखा है, मेरा परेशान करके रखा है हमको, आज़ादी हम तुमको दिए नहीं, तुम आज़ादी का दिन मना रहा है, इस दिन तो तुमको तो आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी कब देंगे? तो 15 अगस्त। आप समझिएगा, 18 जुलाई को ये जब कानून एक्ट बन चुका था, आप इसको 19 जुलाई से लागू कर देते या 1 अगस्त से लागू कर देते। 15 ही क्यों, 15 अगस्त को ही क्यों आपने चूज किया? क्योंकि 15 अगस्त ब्रिटेन वाले के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि 15 अगस्त को ही वो जापान को हराया था, और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में नतमस्तक हो गया था अंग्रेज के सामने। तो ब्रिटेन के लिए ये जश्न का दिन है, जीत का दिन है। तो ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम भारत से हार के थोड़ी गए, भारत से जीत के जा रहे हैं। और ऐसे भी उसका वो बोलता था कि हम भारत में हारने जीतने नहीं आए थे। अकॉर्डिंग टू अंग्रेज हम लोग असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड थे, वो हमको सभ्य बनाने आया था। मतलब अंग्रेज का मानना था कि ये लोग जंगली लोग हैं, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग हैं, हम उसको सभ्य बनाने आए। जबकि अंग्रेज भी ये बात जानते थे, वो लोग भी जानता था ये बात कि आज से 5000 साल पहले ही हम लोग के यहाँ सभ्यता आ चुका था। पढ़िएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सभ्यता हमारे यहाँ तब आया था जब वहाँ पे ब्रिटेन का नामो निशान नहीं था उस समय। तो खैर ये अलग बात है। तो खैर चलिए, तो अंग्रेज हम लोग को इस समय आज़ादी देके, तो अंग्रेज 15 अगस्त डेट चूज कर लिया, लेकिन हम लोग भी थे, हम लोग भी नहीं मानेंगे। हम लोग बोलना ये डेट को तो नहीं भूलेंगे, ये डेट हमारे लिए ऐतिहासिक है, ये डेट हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब इस डेट में, इस डेट को हम लोग याद करते हैं, उस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, ये डेट को अमर बनाना चाहते हैं। और वाकई में 26 जनवरी आज अमर बन चुका है। आज हो सकता है आप गणतंत्र दिवस ना बोले, हो सकता है आप रिपब्लिक डे ना बोले, बोलते 26 जनवरी आने वाला, उसका तैयारी कर रहे। तो 26 जनवरी लोगों के ज़बान में, लोगों के दिल में, है ना, बैठ चुका है और ये अमर हो चुका है। अब समझिए होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का आप आर्टिकल को समझिएगा, 2 आर्टिकल आप समझिएगा। उससे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बताया गया कि 2 डोमिनियन बनेगा। दूसरा चीज क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सारा अधिकार दे दिया गया, गवर्नर जनरल का पद रहेगा, भारत के कैबिनेट सलाह देगा और इसको अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटेन का जो क्राउन होगा। इस एक्ट में यह भी बोला गया कि जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है,
तब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बना था, वो किस कानून से अपना कानून व्यवस्था चलाएगा। तो उसके लिए बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसमें हम लोग यूज टू हो चुके थे, बहुत अच्छे से इस एक्ट को हम लोग जानते थे। तो बोला गया कि जब तक आपका ये संविधान नहीं बन जाता है, तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या कीजिएगा, अपने यहां कानून व्यवस्था चलाइएगा। तो भारत में जब तक संविधान हमारा नहीं बना, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या हुआ, उससे हम लोग काम कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है। भारत को आज़ादी मिल गया, मतलब डोमिनियन मिल गया, है ना। इस एक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे कैबिनेट गवर्नर जनरल भी, अच्छा इस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था। माउंटबेटन जो उस समय ब्रिटिश रूल जब कर रहा था, ब्रिटिश इंडिया जिसको बोलते हैं, उस समय भी गवर्नर जनरल था, और आज़ादी के बाद भी गवर्नर जनरल, है ना। लेकिन उसके बाद हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को फिर हम लोग क्या किए, गवर्नर जनरल बना दिए आगे चलकर। तो आप समझिएगा होता क्या है। देखिए अब देखिए ये डेट का महत्व को समझिएगा। अब इस डेट का महत्व को समझिएगा। देखिए 2 आर्टिकल यहां पे समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का। एक आर्टिकल नंबर 394 और एक है आर्टिकल नंबर 395। आपको पता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे कि भारत में कितना आर्टिकल है। जब मूल संविधान हम लोग बनाए तो 395 तक, और आज भी नंबर में 395 तक ही है। मतलब लास्ट 396 करके कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। मतलब सबसे लास्ट आर्टिकल 395 और सेकंड लास्ट आर्टिकल 394। ये 2 आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। 394 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 394, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है, भारत का जो संविधान जो बन रहा है, उसका लागू होने का तारीख इसमें लिखा हुआ था कि वो था 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, आर्टिकल 394 अगर आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान है वो इंप्लीमेंट कब होगा, तो 26 जनवरी 1950। अब समझिए 26 जनवरी ही क्यों हम लोग चूज किया, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा। क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग पहली बार क्या किए थे, इंडिपेंडेंस डे मनाए थे। लेकिन अब क्या हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी मैं गणतंत्र का मतलब समझाता हूं। और यहां पे समझिएगा आर्टिकल 395 जो है, इसके तहत ये जो 2 एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दोनों एक्ट को हम लोग समाप्त कर दिए, ये दोनों एक्ट को रिपील कर दिए। मतलब 395 आर्टिकल जो है, ये बताता है कि जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू, लगभग 10 आर्टिकल ऐसा है जो लागू होगा। कुछ ही आर्टिकल, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन, जैसे आर्टिकल 324 पढ़िएगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ये सब कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया, जो कि लागू करना जरूरी था चुनाव नाम कराने के लिए, सब सारा चीज व्यवस्था करने के लिए। तो आप समझिएगा 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू, इससे 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान पारित हुआ, मतलब पास हुआ, सबका सहमति से इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। लेकिन हम लोग उसको लागू नहीं किए, कुछ आर्टिकल को छोड़कर मैक्सिमम आर्टिकल को हम लोग, मैंने बताया लगभग 10 आर्टिकल के आसपास हम लोग क्या किए, यहाँ पे लागू किए, और उसके अलावा कोई आर्टिकल को यहाँ पे लागू हम लोग नहीं किए। वहां पे हम लोग बोले तो इसी में आर्टिकल 394 में बताया गया कि ये जो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, ये लागू कब होगा, तो ये लागू होगा 26 जनवरी 1950। यह क्लियर है? तो संविधान तो लागू हो गया, लेकिन इसको गणतंत्र हम लोग क्यों बोलते हैं, समझिएगा। 395 आर्टिकल जो है ये लागू उस दिन नहीं हुआ था। 395 में क्या लिखा है कि जिस दिन संविधान लागू होगा, इसका मतलब जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन आर्टिकल 395 भी लागू हो जाएगा। उस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म। मतलब भारत डोमिनियन क्या हो गया, भारत का डोमिनियन स्टेटस खत्म, और भारत क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण स्वतंत्र हम लोग इसी दिन हुए, 26 जनवरी 1950 को, है ना। लेकिन आज़ादी का दिन हम लोग कब मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं, 15 अगस्त को। क्लियर है? तो आप समझिएगा, तो 395 आर्टिकल ये बोला कि ये दोनों एक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भारत के संविधान के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे काम करेंगे हम लोग, है ना। इसमें कानून व्यवस्था ये जो भी होगा वो हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। ये एक्ट पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा, एक तो हम लोग उस दिन लागू कर दिए,
और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या किए कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भारत का कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। भारत का कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, मतलब हम लोग गणतंत्र हो गए। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा अब बताता हूँ रिपब्लिक या गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है, तब आप इसको कनेक्ट कर पाएगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। गणतंत्र हम लोग किसे कहते हैं, रिपब्लिक किसे कहते हैं, क्यों हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों ब्रिटेन वाले रिपब्लिक नहीं है, क्यों ऑस्ट्रेलिया वाले रिपब्लिक नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जब हम गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र नाम पे जाओ, गण मतलब जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, जनता का सिस्टम है ना। जब हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, रिपब्लिक जो शब्द है रिपब्लिक, ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द रेस पब्लिका से निकला है। रेस पब्लिका का मतलब होता है जनता के लिए, है ना, जनता से जुड़ा हो, है ना, जो किससे कनेक्ट हो, जनता से। अब समझिएगा, गणतंत्र जब भी आपको बोला जाएगा कि फलाना देश गणतंत्र है कि नहीं, तो आपको कुछ विशेषता है, उसका कुछ विशेषता आपको याद रखना है। तो गणतंत्र क्या क्या विशेषता है समझना, गणतंत्र का विशेषता है क्या है समझते हैं हम लोग। तो गणतंत्र का विशेषता क्या क्या है, तो पहला चीज कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का प्रमुख, मैंने आपको बताया राज्य पॉलिटिकल साइंस में बिहार यूपी प्रांत को नहीं बोलते, यहां पे राज्य का मतलब क्या हो गया, कंट्री से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में राज्य, देखिए स्टेट का मतलब कंट्री होता है। अब बहुत तो बोलेंगे नहीं सर बचपन से हम लोग पढ़ते हैं राज्य मतलब ये राज्य होता है जिसको प्रोविंस है ना, प्रांत। तो मैं आपको बता दूं राज्य किसको बोला जाता है, चार चीज अगर कहीं पे पाया जाएगा उसको राज्य बोलते हैं। जैसे अपना किसी भी कंट्री जिसको हम लोग राज्य कहते हैं उसका अपना क्या होना चाहिए, एक भौगोलिक सीमा होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। आपको पता है भारत का एक खूबसूरत मैप है, एक बड़ा खूबसूरत मैप है ना। तो आप बताइएगा सर मैप तो बिहार का भी है, मैप तो झारखंड का भी है, यूपी का भी है, सबका तो मैप है, बिल्कुल है, उसका भी भौगोलिक सीमा है, बिल्कुल है। आगे बढ़िए, दूसरा चीज बोला गया कि उस भौगोलिक सीमा में पॉपुलेशन होना चाहिए, खुद का जनसंख्या होना चाहिए। तो माशाल्लाह हम लोग का जनसंख्या कहना ही नहीं है ना, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, इंसान ही इंसान है हर जगह। तो खैर चलिए, तो आप समझिएगा इंसान मतलब अपना पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। तो बोले सर बिहार में भी तो जनसंख्या है, बोले हाँ है, तो चलो आगे बढ़ो। तीसरा बोला गया कि गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब सरकार होना चाहिए, उस क्षेत्र में शासन करने के लिए क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। तो हम बोलते हैं भारत सरकार है। तो आप बोलिए सर बिहार में नहीं है क्या, यूपी में नहीं है क्या, हर जगह सरकार है, तो बिल्कुल है। लेकिन चौथा चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बिहार यूपी झारखंड में नहीं मिलेगा। वो क्या है, वो सरकार क्या होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, जो इंटरनल मैटर एक्सटर्नल मैटर डिसीजन लेने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्या बताइए, क्या बिहार विदेश नीति बना सकता है, क्या बिहार करेंसी छाप सकता है, नहीं। तो बिहार के पास बहुत सारा अधिकार नहीं है, और बिहार के ऊपर कहीं ना कहीं कौन है, केंद्र सरकार है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ही अपना एक गवर्नर को बोला जाता है, गवर्नर जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का कौन होता है, एजेंट होता है। तो केंद्र सरकार अपने व्यक्ति को वहां पे क्या करता है, उस पद पे बैठाता है, क्योंकि गवर्नर हमारे क्या होता है, अपॉइंट होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो नियुक्त होता है। और नियुक्त उसको कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, केंद्र का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उनकी सलाह पर। इसका मतलब केंद्र का लोग एक राज्य में बैठा रहता है, और वो राज्यपाल क्या करता है, वो उस राज्य उस प्रांत का क्या होता है, हेड होता है। वो देखते रहता है कि ये गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रहा, और कुछ उलूल जुलूल काम कर रहा है, तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, और केंद्र सरकार को अगर लगता है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लागू कर सकता है। इसका मतलब जो राज्य हम जिसको बोल रहे हैं बिहार झारखंड यूपी को, ये दरअसल राज्य नहीं है, ये प्रांत है, प्रोविंस है, क्योंकि इसके पास स्वतंत्र डिसीजन लेने के मतलब इसके पास ये स्वतंत्रता नहीं कि हर डिसीजन ये ले पाए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं कौन है, केंद्र सरकार है। इसलिए याद रखिएगा स्टेट मतलब ये चार परिभाषा आप याद रखिएगा, ये चार चीज अगर कहीं पे पाया जाएगा, क्या क्या चीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉपुलेशन, इसके अलावा ये गवर्नमेंट, और इसके अलावा वो गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। ये चारों चीज अगर कहीं पे पाया जाएगा तो उसको हम लोग स्टेट बोलेंगे, और जहां पे ये पहला तीन चीज पाया जाएगा उसको हम लोग प्रोविंस बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे, है ना। तो बिहार यूपी झारखंड ये सब प्रांत है, ये सब स्टेट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में इसको स्टेट नहीं बोला जाता। तो यहां पे मैं जब हेड ऑफ द स्टेट का बात करूं तो आप हेड ऑफ द कंट्री समझिएगा, यहां स्टेट का मतलब क्या हो गया, कंट्री। तो मैं आपको बता रहा हूं गणतंत्र का विशेषता क्या होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो आप तो एक लाइन में बता दीजिएगा कि ब्रिटेन वाला
क्या है, ब्रिटेन वाला गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन है, क्राउन है। और क्राउन क्या होता है, वंशानुगत चलता है, हेरिडिटरी सिस्टम चलता है कि इसका बेटा अगला उसका बेटा या बेटी है ना, राजा और रानी बनते रहेंगे। मतलब एक ही खानदान के लोग क्या होंगे, राजा और रानी बनते रहेंगे। जबकि जो गणतंत्र का विशेषता होता है वो ये नहीं होता। गणतंत्र का विशेषता होता है कि हेड ऑफ द स्टेट हमेशा क्या होगा, इलेक्टेड होगा। तो देखिए भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है कौन है, प्रेसिडेंट है, वो क्या होता है, इलेक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो वंशानुगत नहीं चलेगा कि वर्तमान जो राष्ट्रपति है आगे इनका बेटा या इनकी बेटी राष्ट्रपति बनते जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। चुनाव जो जीतेगा वही क्या होगा, राष्ट्रपति। तो एक तो विशेषता ये होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र उस कंट्री को बोलेंगे जिसका जो एक वर्ड है यहां पे, पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी इसको हिंदी में बोलते हैं लोक प्रभुता। ये वर्ड दरअसल ये रूसो ने दिया था। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास होना चाहिए, लोगों के पास, जनता के पास होना चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब अभी मैं बताया कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या हो गया कि भारत आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हमारा विदेश नीति क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा, ये हमको ब्रिटेन अमेरिका नहीं बताएगा। ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा विदेश नीति क्या होगा, हमारा चाइना के साथ कैसा संबंध रहेगा, हमारा पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा रहेगा, ये हमको ब्रिटेन वाला बताने नहीं आएगा, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। तो संप्रभु मतलब यहां सॉवरेनिटी है। तो ये सॉवरेनिटी जो है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि सॉवरेनिटी किसके हाथ में है, तो जनता के हाथ में। इसलिए देखिएगा प्रियम्बल का पहला ही लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, है ना, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। आप पढ़े होंगे। मतलब ये संविधान जो है, ये जो हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, हम भारत के लोग इस संविधान को लागू कर रहे हैं। इस संविधान को लागू कोई राजा महाराजा नहीं कर रहा है, कोई शाही फैमिली नहीं कर रहा है। इस संविधान को लागू कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम जनता। और इस संविधान को हम अपने आप को सौंप रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। लास्ट में पढ़िएगा प्रियम्बल में क्या लिखा है कि पहला लाइन पढ़िएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित अधिनियमित कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। मतलब अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं, मतलब देश को सौंप रहे हैं। तो आप समझिएगा ये होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। आपको पता है भारत में क्या है, भारत का प्रियम्बल ही कोई पढ़ेगा तो बोल देगा भारत में क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तीसरा चीज इसमें यह है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। जो प्रिविलेज्ड क्लास होता है, प्रिविलेज्ड क्लास जो होगा इसका एब्सेंस होगा। प्रिविलेज क्लास मतलब क्या होगा, किसी को एकदम विशेष व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा कि राजा महाराजा शाही फैमिली चल रहा है ना, उसके अनुसार शासन व्यवस्था सारा चलेगा, है ना। मेरे यहाँ पे कुछ राज ऐसा है जहाँ पे वहाँ पे क्या है, किसी राजा महाराजा का ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रिविलेज, कोई विशेषता किसी को ऐसा दिया नहीं जाएगा। और गणतंत्र का ये भी होता है, जो पब्लिक ऑफिसेज होता है, पब्लिक ऑफिस जो होता है वो पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, मतलब जितना सरकारी तंत्र है वो सभी के लिए खुला होगा। एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये जितना पद हो सभी के लिए, कोई भी बन सकता है। ऐसा तो नियम नहीं है कि नहीं फलाना एक वंश का लोग ही बनते आएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एक ही वंश का लोग बनेगा। राष्ट्रपति कौन बनेगा, एक ही वंश, ऐसा तो नहीं है। तो कोई मुखिया भी हो, कोई भी बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग कुछ पिछड़े वर्ग को, कुछ दलित को आरक्षण दिए, है ना, उनको इक्वलिटी, है ना, इक्वल, एक तरह से इक्वल सोसाइटी डेवलप करने के लिए, उनको ऊपर करने के लिए हम लोग क्या किए, मतलब ऊपर करने का मतलब जैसे कोई प्रिविलेज क्लास, कुछ क्लास यहाँ पे है, कुछ क्लास यहाँ है, तो इसको हम बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन एक अलग मुद्दा है, कभी और चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए वो अपवाद में आता है ना। और रिजर्वेशन को पढ़िएगा, वो एक डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। मतलब वो सकारात्मक भेदभाव होता है। वो सकारात्मक भेदभाव क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ये क्लियर होगा। तो आप ये चार चीज याद रखिएगा, ये चार चीज याद रखिएगा। इसमें ज्यादातर लोग इसी पे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये सब भी विशेषता इसका होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए। इसलिए 26 जनवरी को ही 1950, है ना, इस दिन से ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद आ गया है। इस दिन से ही राष्ट्रपति ने शपथ लिया और इस दिन से राष्ट्रपति काम, इंटरिम गवर्नमेंट ने उसको चुनाव किया था, फिर 1952 में फिर से इलेक्शन हुआ था। तो आप समझिएगा 1950 में जो हेड ऑफ द स्टेट हो जाएंगे वो कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति।
और आपको पता है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इंडिया बनाया गया। किस तरह? इलेक्शन के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिए, इलेक्शन के द्वारा। तो अभी भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्शन। तो याद रखिए, तो 26 जनवरी को ही ऐतिहासिक हम लोग बना दी, 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हुए। तो याद रखिए, आप बताइएगा गणतंत्र का मतलब ये सब होता है, और इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। तो ये रिपब्लिक का मेनली मीनिंग होता है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी ईमानदारी से आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कीजिए और भारत को जितना ऊंचा ये आप इसको ले जाना चाहते हैं उतना ऊंचा ले जाइए, क्योंकि ये हमारे और आप पर ये डिपेंड करता है इस देश को कितना हम लोग खूबसूरत बनाते हैं। धन्यवाद।